बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, दिन का आगाज़ भी अच्छा हुआ होगा आपका। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। ये दिन रात भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। जब रात को सोकर आप सुबह के टाइम उठते हैं तो ये दिन, ये खूबसूरत उजाला, मेरे ख्याल से इससे बड़ी नेमत ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला हमें एक और मौका फराहम करता है कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो और हम अपने कामों को चल पड़ते हैं। सो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। हमें नहीं पता हम इस काबिल हैं भी या नहीं, जिस मौके पर अल्लाह ताला ने हमें पहुंचाया है, जहां पर हम खड़े हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। अल्लाह ताला जो है उसने सभी लोगों के लिए सब कुछ प्लान किया होता है। सो शुक्र अदा करना सीखें, आपकी नेमतों में खुद ब खुद इजाफा होता चला जाएगा। सो नाज़रीन, हमने आज के प्रोग्राम में कुछ खबरें भी रखी हैं और इसके साथ साथ हमारे गेस्ट भी आगे चल के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। आपको कुछ हमने कामयाबी से काम करने के तरीके बताने हैं, क्योंकि हालात अब इस तरह के, हर कोई परेशान नज़र आ रहा है कि करने को कुछ नहीं है, काम नहीं है। हमें नहीं पता कि ये मोबाइल फ़ोन जो हम हाथों में लिए बैठते हैं ये हमारे लिए कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है। फ़ायदा, मैं नुकसानात की बात नहीं कर रही, फ़ायदे से ज़्यादा आजकल वैसे नुकसानात ही इसके हो रहे हैं। खैर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। सो आज का पैगाम क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अक्सर लोग पूछते हैं कि मुफ्ती साहब वो कौन सा अमल है जिसके करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी ज़ियारत हरमैन की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। तो मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा, अय्याम हज में अक्सर तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, इसको अक्सर पढ़ने का अहतमाम कीजिए और सिर्फ़ ज़बान से नहीं, आपके दिल के अंदर से आवाज़ है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी ज़ियारत हरमैन की नेमत अता फ़रमाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी ज़ियारत हरमैन की नेमत से नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये था हमारा आज का पैगाम। खबरें कौन सी हैं? पहली खबर है जी, बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। 1 यूनिट 27 रुपये 83 पैसे का हो गया। कौन कौन से वज़रा होंगे परवेज़ इलाही काबीना में? कुछ नाम सामने आ गए। कोरोना डेंगू के बाद लगातार जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब। और शहर में आटे की किल्लत, ओपन मार्केट में दालें भी महंगी। ये है हमारी खबरें। बिजली से बात शुरू हुई है, दालें और आटे पे जो है वो ख़त्म हुई है। मेरे ख्याल से यही सब चीज़ें जो हैं इस वक्त हमारी पूरी ज़िंदगी का महबूब मरकज़ जिसे कहा जाता है ना, वो हैं, और लोग इसी से ही जो बेचारे तंग आए पड़े हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रज़ा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्लाह करम, शुक्र है। सो मैंने जैसे कि कहा, ये जो शुक्राना है नेमतों का, ये आपकी नेमतों में हमेशा इजाफे का बाइस ही बनता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन क्या करें, लोग आमिर भाई परेशान हैं। हर दूसरा बंदा मैं देख रही हूँ ऐसे अपना बिल पकड़ रहा है, लोगों से समझ रहा है, पूछ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही कि ये क्या हो रहा है। लास्ट ईयर उतने ही यूनिट का इस्तेमाल और इस दफ़ा बिल आप डबल ट्रिपल में देख रही हूँ। उतने ही यूनिट हैं जितने पिछले साल में इस्तेमाल करी थी, लेकिन बिल हाथ नहीं लगाया जा रहा। बिजली महंगी बहुत हो गई और उसकी बुनियादी वजह वही है। वो कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। ऑयल का जो बिल है आपका इंपोर्ट का, वो इतना बड़ा है और इसमें डॉलर तेज़ रफ्तारी के साथ पिछले 3 माह 4 माह में बढ़ा, यानी 50 रुपये तक डॉलर ऊपर गया है। उसका इम्पैक्ट जो है वो नेचुरली सबसे पहले बिजली के पे आता है। दूसरा, इमरान गवर्नमेंट जाते जाते
2000 रुपये जो टैक्स था बिजली के बिल के ऊपर, उसको पेंडिंग कर गया था। और ये एक चाल थी ताकि आने वाली गवर्नमेंट इस पेंडिंग टैक्स को वसूल करे, तो उसके बाद उसके ख़िलाफ़ जो है वो सोशल मीडिया में मुहिम चलाई जाए। वही टैक्स लागू हुआ जो पेंडिंग किया था इमरान खान साहब ने। अब लोगों का जब बिल आया है तो उसमें वो टैक्स शामिल है, और उसकी वजह से बिजली के बिल जो हैं वाकई आप सही कहती हैं नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लेकिन चलें, ज़िंदगी का ये ऐसा हिस्सा है, ऐसा पार्ट है जब हमें अपनी डूबती इकॉनमी को बचाना है, जब हमें लोगों को ये बताना है कि बचत में ही आपकी बचत है। माजरत के साथ आमिर भाई मैं आपकी बात काट रही हूँ, इकोनॉमी को तो डूबती हुई को बचा लेंगे, ये जो लोग मरे जा रहे हैं, डूब रहे हैं, इनको कौन बचाएगा? लोग होंगे तो इकोनॉमी का कुछ होगा ना। मुझे बता दें, दुनिया भर में इस तरह के रिसेशंस आते हैं, दुनिया भर की आप हिस्ट्री अगर देखें। अच्छा, मुझे माजरत अमेरिका यूके बिल कम आया आमिर भाई? नहीं, बिल तो अभी आया नहीं, बिल अभी आया नहीं है, बिल आना है। और रात यही बात हो रही थी मिसी से, तो उसने बड़े अच्छे अल्फाज में कहा, उसने कहा जो दिन गुजर रहा है इसको एंजॉय करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि आने वाला बिल कितना होगा उसकी टेंशन क्या। जब आएगा अल्लाह ताला उसका भी कोई इसबाब पैदा करेंगे, और अल्लाह ताला उस बिल को भी अदा करने की हमें हिम्मत देंगे। इस पर सोचना भी जो है वो कबल वक्त है। पुर उम्मीद रहे, सब अच्छा सोचते रहे, सोचना चाहिए। तो फिर हालात तो आमिर भाई हम कहते हैं कि जो मर्जी ये लोग करते रहे, हमारे ऊपर जितने मर्जी टेंशनें डालते रहे, हमने बस ये सोचना है। हमें सुनने वाले देखने वाले भी ये जान लें, आप क्या इस बिजली के बिल पर आप मुख्तार हैं कि नहीं हैं? आप इसके इजाफे में जो आपके इख्तियार में है या नहीं है? अगर मेरे इख्तियार में ही नहीं है, ये 2000 रुपये टैक्स लगना ही लगना है, ये बिजली के बिल की कीमतें बढ़नी ही बढ़नी हैं, इस पर हमें उस तरह से टेंशन में नहीं जाना चाहिए। यानी फ्यूचर को देखते हुए हमारा रिएक्शन बनता है या नहीं, हमारा एहतजाज बनता है या नहीं, हमारा बोलना बनता है या नहीं। आपने सुबह देखा खबरों में कि किस तरह स्कीम बोर्ड समनाबाद के रिहायशी एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी बिजली नहीं आ रही है। हाँ, ये ठीक है, बिजली नहीं आ रही, आपका एहतजाज बनता है। मैं तो इस पर मैं खुद कहता हूँ एहतजाज बनता है आपका कि आपकी बिजली नहीं आ रही है। लेकिन ये फ्यूचर को सामने रखकर उस पर मायूसी में जाना ये गुनाह है, मैं ये समझता हूँ। देखें, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, महंगाई हो रही है, हम मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि फ्यूचर को देखकर मायूस होना गुनाह है। अब ये मायूसी गुनाह है, ये कहाँ आप बचपन से में पढ़ाया जाता है कि मायूसी गुनाह है। अल्लाह की रहमत से, लेकिन आप हालात अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। कह रही है बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, आज भी कीमत बढ़ी है, कल भी बढ़ रही है। अच्छा ना, मुझे ये बताएं, ये जो डॉलर का रेट ऊपर गया है, ये जो पेट्रोल प्राइसेस ऊपर गई हैं, उसमें क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी इख्तियार है कहीं पे? सिर्फ ये एक आप आम आदमी के तौर पे सोचें, मुझे ज़रा मुझे बरी ज़िम्मा है, पूरी दुनिया में ये हुआ ना। आज भी उसकी भी जिम्मेदार गवर्नमेंट। कौन से मुआहदों के ऊपर आप? ये जो IMF से सारे मुआहदे हो रहे हैं वो किसने किया? किसने किया है मुआहदा? किसने किए हैं? आप मैं कह रही हूँ ना कि इमरान गवर्नमेंट ने किया। देखो, में भी किए हैं, इमरान गवर्नमेंट ने मुआहदा किया, IMF से हम निकल चुके थे 2018 में। 2018 के बाद इमरान गवर्नमेंट गई और कुछ बुरा फैसला नहीं था, इन्होंने तखीर से IMF गए, ये ज़्यादा बुरा फैसला था, इनको पहले चले जाना चाहिए था। उससे पूरी दुनिया के जो मालियाती इदारे हैं, जो पूरी दुनिया की स्टेट्स हैं, उनका एतमाद आप पर बहाल होता, जो कि हमने नहीं होने दिया। हमने IMF को लिख के दिया कि हम 10 रुपये जो है वो लेवी बढ़ाएंगे हर माह, उस पर अमल दरामद नहीं किया, और ऊपर से जाते जाते ये किया कि 10 रुपये कम भी कर दिए बिजली के, ताकि जो बोझ है वो आने वाली देखें। ये इस तरह की साजिशें अगर की जाएंगी, जिसको असल साजिश ये थी कि अगर आने वाली गवर्नमेंट है तो उसको IMF से पैसे ना मिलें, IMF से पैसे नहीं मिलेंगे तो वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, जो दुनिया भर की दूसरे ममालिक हैं जो मदद करना चाहते हैं अपने दोस्त की या पाकिस्तान की, वो मदद ना कर पाएँ और वो पहले कहें कि आप IMF की शराइत पूरी करें। ये पूरा मालियाती सिस्टम है, उसके अंदर रह कर ही सारा काम होना है। अच्छा, ये बात किसी को समझाने लगे तो वो वाकई उस बेचारे की, तो क्योंकि तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, उसकी आमदनी में उस तरह से इजाफा नहीं हुआ, अखराजात में इजाफा हुआ, तो वो आगे पलट से कहता है जी कि ये फिर ना मानने उसके फैसले। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा, और अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा तो ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना हम कुव्वत होंगे, ना हम कोई फ़ैसला कर पाएंगे। ठीक है कि ये सख्त वक्त है, मैं मानता हूँ इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस पूरी दुनिया में रशिया यूक्रेन वार की वजह से बहुत ऊपर चली गई। इवन सऊदी अरब में भी पेट्रोल डबल प्राइस पे चला गया।
अभी हम उम्रे से वापस आए हैं तो वहाँ महंगाई की जो हालत है वो लोग वहाँ पुकार कर रहे हैं। ऐसे ही हत्ता के सऊदी अरब जो पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो रशिया से मुआहदा कर रहा है कि उसके पावर प्लांट्स जो हैं वो रशियन ऑयल पर चलें। उसके लिए जो बाइडन साहब सऊदी अरब गए भी, विजिट भी किया उन्होंने। देखें ये पूरी दुनिया में इस वक्त क्राइसिस है। अच्छा जी, अब मुझे खबर को वाइंड अप करना है। 27 रुपये 83 पैसे का एक यूनिट है, यानी 28 रुपये का। इसके बाद आप लोगों को कह रहे हैं कि उम्मीद करें एक यूनिट है जो कि 700 यूनिट से ज़्यादा जो बिजली इस्तेमाल करेंगे उनको 27 रुपये पड़ेगा। आप पूरी खबर अगर इसको पढ़ लें तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप 700 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूनिट जो है 700 यूनिट फिर क्या आपके घर इस्तेमाल होंगे या नहीं? अब मेरे घर में नहीं। अब फैमिली छोटी है ना, जहाँ पर 5 से 6 मैं तो लोग आपसे रह कह रहा हूँ मेरे घर पे नहीं इस्तेमाल, और अगर नहीं होते हैं तो मैं एक मीडियोकर फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ, तनख्वाहदार आदमी हूँ। मैंने अपने अखराजात को कम करने के लिए, बिजली के इस्तेमाल को कम करने के लिए अपने घर में कुछ शराइत लागू की। मतलब जिस कमरे में आप मौजूद नहीं हैं वहाँ का बल्ब नहीं जलेगा। मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती। आप एग्री करें ना करें, आप एग्री ना, आप लोगों को मशवरा ये दे रहे हैं कि आप अपनी चीजों को मैनेज करें, आप ऊपर से जो हो रहा है वो करने दें। आप लोगों को क्या मशवरा देने कि बिजली के बिल जलाएं इमरान खान की तरफ? नहीं, आप क्या मशवरा देना चाह रहे हैं? आप मशवरा क्या ये मशवरा देना इन हालात में मुझे हुकूमत जितना बोझ डालती है उनको डालने दे, आप चीजें मैनेज कर लें। भाई बोझ डलेगा, जितना महंगा होता है, जितना दूर जाता है, आप एक आधी रोटी बगावत कर दें। ना बगावत आमिर भाई बनता है अब। नहीं बगावत कर दें। अब आपका निकलना बनता है। इतनी महंगाई उससे क्या होगा? चले मुझे ये बताएं। अच्छा चलें, अब तो बिजली पे तो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बिजली पे बचत कर लेंगे। अब जब मैंने आटे की खबर पढ़नी है आप लोगों को, पहले इस बात पर आ जाए कि क्या लोगों को बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकलने से क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही लोग निकल क्यों नहीं रहे हैं। निकलना चाहिए। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग निकलते हैं क्या वहाँ चीजें सस्ती हो गई? श्रीलंका में चीजें सस्ती हो गई। कम से कम आपके सामने मिसालें हैं भाई। क्या वहाँ दुनिया भर में? एक सवाल का जवाब दे दें। जी बताएं। एक सवाल का जवाब दे दें। अगर तो बिजली, आपने कहा कि हमें चीजें मैनेज करनी है, हमें बचत की पॉलिसी की तरफ जाना है, हमें अपनी चीजों को जो है अब मेंटेन करना है, स्क्वीज करना है, तो चलना है। चले ठीक है, जब बात आ गई आटे की तरफ तब क्या लोगों को मशवरा देंगे? तब भी लोगों को ये करना है। क्या आटे का क्या मसला है? आटे की किल्लत है, आटा नहीं मिल रहा, या आटा महंगा हो रहा है, या प्याज महंगी हो रही है, उसकी वजह है ना, उसकी वजह है कि आपने बर वक्त सौदे नहीं किए बाहर से। अब लोगों ने क्या करना है मुझे सिर्फ बता दें। लोगों ने मशवरा देंगे कि गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, अपने बच्चों को एक रोटी देना शुरू कर दें, आधी रोटी ये देना आटे वाले मसले पे गवर्नमेंट ने कल भी अपना इजलास किया और बाहर से गंदम खरीदने के लिए इजाजत दे दी गई। ये बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरलिंक थी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर। आप गवर्नमेंट की बातों पर यकीन करने लगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं राशन लोगों को देंगे, आपने यकीन कर लिया? नहीं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कार्ड वाली बातें भूल गए आमिर भाई। इमरान खान साहब कह रहे हैं तो वो गवर्नमेंट नहीं है, पहली बात हाँ, तो वो अब आना है ना, गवर्नमेंट नहीं है। और जिस तरह से गवर्नमेंट आएगी, साहब आएंगे भाई 11 वोटों की बढ़तरी थी हमजा की, हमजा नहीं रहे वजीर आला। 7 वोटों की बढ़तरी है परवेज लाई की। ये कितने दिन चलेगी? ये है स्टेबिलिटी जिस पर जो मार्केट के होल्डर्स हैं वो जिस तरह से काम करते हैं। इस वक्त जो आटा है, मैं आप मेरे साथ चले, आप मरगजार कॉलोनी में चला जहां मैं रहता हूं, वहां तनूरों पे आपको गवर्नमेंट प्राइस के आटे के थैले मैं आपको दिखाता हूं जो लोगों के लिए थे। वो ग्रीन पैक में अलग से पैक होता है ना। वो शादरा से एक अभी फीडबैक मिला था थोड़ी देर पहले, मुझे किसी ने कहा कि हमारे इलाके में आटा नहीं मिल रहा है। अब इसलिए ना होल्डर्स ने होल्ड कर लिया ना। देखो जब आपकी गवर्नमेंट ही नहीं होगी, गवर्नमेंट की कोई रेट नहीं होगी, कोई अफसर उसकी बात मानने को तैयार नहीं होगा, लोगों को ये पता नहीं है कि मैं आज यहाँ पे लेट से डीसी हूँ, कल नहीं हूँगा, कमिश्नर हूँ, कल नहीं हूँगा, कौन इसको चेक करेगा, कौन छापे मारेगा, कौन जाएगा। आप एक दिन में गवर्नमेंट अभी बनती नहीं है, अगले घंटे में आप एंटी करप्शन के डायरेक्टर को बदल देते हैं, FIA का डायरेक्टर बदल जाता है। लोगों को जो अफसरान हैं जिन्होंने असल में मुमलकत के काम चलाने होते हैं, उनके जहन में ये बात है कि ये गवर्नमेंट कितने दिन चलेगी। एक आम आदमी के जहन में सब कोई अपना बोरिया बिस्तर बांध के बैठा होता है। ये वो सुनहरी वक्त होता है जब ज़हीरा अंदोज़, जिनको दोज़ही कहा गया है, जिन पर लानत फरमाई गई है, वो अपना काम करते हैं, वो दालें होल्ड करते हैं, वो घी होल्ड करते हैं, वो ज़हीरा अंदोज़ी करते हैं आटे की, छुपा लेते हैं आटे को, लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं। ये अल्लाह ताला इनको माफ़ करे। ये ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में ये लोग दोज़ख कमा रहे हैं और उसका ब्लेम ठीक है गवर्नमेंट पे जाता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे
कि एक पे भी एक पिछले आप 4 माह में देख लें क्या पंजाब में स्टेबिलिटी रही। पंजाब आपकी आगे फूड भी बास्केट नहीं है, बता दें लोगों को, आगे भी नहीं आगे रहने भी वाली, नहीं है, आगे भी नहीं रहने ये वाली। फूड बास्केट है पंजाब पूरे पाकिस्तान का। बिल्कुल। क्या यहाँ पे रही? क्या हमने गंदम की स्मगलिंग को रोक लिया? आपकी रिपोर्ट है मीडिया की कि गंदम की स्मगलिंग जो है वो पहले से बढ़ गई है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो गंदम है उसका क्राइसिस है यूक्रेन वॉर की वजह से, वहाँ से गंदम नहीं निकल पा रही नहीं निकल पा रही। तो पूरी दुनिया में क्या अफगानिस्तान में आपके जितने इसके साथ के एरियाज हैं वहाँ से गंदम, पाकिस्तान से गंदम जाती है, वहाँ पे स्मगल हो जाती है। बिल्कुल। उसको रोकने की ज़रूरत है। बात ये नहीं है, मैं ये जानता हूँ कि कौम अगर अपनी गवर्नमेंट कुछ करने वाली नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो मशवरा आप दे रही हैं कि रोड्स पे निकलें, हंगामे करें और उससे मज़ीद दुनिया भर को नज़र आए कि ये मुल्क जो है अब इस काबिल नहीं है चलने के। मैं कहता हूँ कि अवाम बहैसियत एक कौम हम ये सोचें कि हमें अपनी बचत कैसे करनी है, उस बचत पे जाएं। मुझे इस पर कोई ना आपके जज्बात से, क्योंकि आप आवाम की नुमाइंदगी कर रही होती हैं, आपको करनी मैं चाहिए। तो बचत कर रही हूँ आमिर भाई, पूरा दिन अगर मैं एसी नहीं चला रही, रात को एसी चला रही हूँ, उसके बाद भी मुझे इतना मैंने लफ्ज़ बोला है, मैंने लफ्ज़ बोला है कि कौम बहैसियत कौम हमें काम करना चाहिए, बहैसियत कौम सोचना चाहिए, बहैसियत एक फ़र्द के अपना अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। मैं सही कहता हूँ कि जहाँ पर आप गोश्त पकाते थे आप दाल पे सब्ज़ी पे चले जाएं, आपकी बचत है इसमें। दालें अफोर्ड हो रही? नहीं अफोर्ड होती हैं। अगर आप ये कहें कि दालें अफोर्ड होती हैं, आगे हमने खबर यही रखी है, उस पर आएंगे। फिलहाल मुझे ब्रेक का कह रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। खबर हमारे पास है जी, परवेज़ इलाही की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुमकिना वज़रा के नाम सामने आ गए। इतने सारे मसाइल जो कि हमने डिस्कस किए हैं, कुछ बातों से आमिर भाई की मैं मुत्तफ़िक हो गई हूँ, कुछ से बिल्कुल नहीं हुई। ये तमाम मसाइल जुड़े हैं शायद इन हालात के साथ। वज़रा अभी कुछ दिन पहले भी आए थे, वज़रा आज फिर होंगे, ये तकरीबात होती रहेंगी और फोटो सेशन होता रहेगा। आपको अखबारात की जीनत में टीवी स्क्रीन पर ये तमाम लोग नजर आते रहेंगे, शाबाशी वसूल करते रहेंगे। आवाम के लिए क्या होगा आमिर भाई? आवाम के लिए जबर है, आवाम के लिए सब्र है, आवाम के लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं लश लश करती नई गाड़ियां पहले पहुंची, पहले वज़रा के घर, अब ये पहुंच जाएंगी उधर। ये देखें, मैंने जो बात शुरू की थी तो मैंने ये सारी बातें कही थी कि हमारी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके बायस ये सारा क्राइसिस है। क्राइसिस पूरी दुनिया में है, जहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है वहाँ पर भी है क्राइसिस, लेकिन वहाँ पर लोग बेर इसलिए कर जाते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो मैटर करती हैं। मैंने आपको सऊदी अरब की मिसाल दी कि सऊदी अरब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इसके बावजूद वो अपने बिजली के कारखानों के लिए रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना चाहता है। इसकी वजह यह है कि उसका अपना ऑयल उसको महंगा पड़ रहा है, तो उसको क्राइसिस का ज़माना है रशिया के ऊपर, उसने उससे पूरी दुनिया ऑयल ख़रीद नहीं रही है, उसके बाद ईरान से ऑयल नहीं ख़रीदते हैं, सेंक्शंस हैं। ये दो मुल्क हमारे करीब 3 ममालिक में शामिल होते हैं, यानी अगर वाहन की 17 किलोमीटर की पट्टी निकाल दें तो रशिया हमारा हमसाया मुल्क, हमारा हमसाया मुल्क, बिल्कुल। और ये चीज़ें जो हैं ये हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। और जिस तरह की पोजीशन में हम हैं, आपने सही कहा कि लोग दालें भी अफोर्ड नहीं करते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, आपको पता है कि दालें हम इंपोर्ट करते हैं? आपको पता है इस बात का? बिल्कुल, दालें इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आप ये देखें, नहीं दालें इंपोर्ट करते हैं, ये तो पता है ना? बिल्कुल पता है। अच्छा, ये दालें जो आती हैं ये डॉलर्स में हम इसकी पेमेंट करते हैं, बिल्कुल। और आपको पता है कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं हैं, बिकॉज आपका कोई दोस्त मुल्क आपको उस वक्त तक पैसे नहीं देगा। आपका कोई मालियाती इदारा जो दुनिया भर में काम करता है, वर्ल्ड बैंक, आज आप प्लान करके आए हैं कि आपने लोगों को बस इस चीज़ पे कायल करना है कि ये महंगाई रहनी है? नहीं, मैंने इस बात पे नहीं, महंगाई है, रहनी है या नहीं रहनी, उसको मुस्तकबिल को मैं देखता नहीं हूँ। आज महंगाई है, आज मुझे फ़ैसला करना है कि मुझे मेरे अगर अलमारी में 10 सूट पड़े हैं तो मुझे 11वां नहीं ख़रीदना है। अगर 4 सूट हैं तो मुझे उसी के साथ गुजारा करना है। मुझे अगर छोटी ईद पर एक सूट सिलवाया था तो बड़ी ईद पर नहीं सिलवाना है। मुझे जो है इस तरह की चीज़ों में बचत करनी है और अल्लाह को बेपनाह याद करना है और इस्तग़फ़ार करना है। आप देखें, ज़हनी सुकून मिलेगा अगर आप 100 दफ़ा रोज़ाना इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा और आपके लिए नई राहें खुलती भी चली जाएंगी। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है,
आपने देखा शुभ से हमें इस हालात में जब पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के रिसेशंस हैं, पूरी दुनिया के अंदर कीमतों का उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, हमारे जैसी गरीब इकॉनमी के अंदर रहते हुए हमें अपने इंडिविजुअल भी और बहसीत कौम भी, अगर मैं गली में 4 बल्ब जलाता हूँ अपने घर की रोशनी दिखाने के लिए, अपने घर का डिज़ाइन दिखाने के लिए, मैं उसको 1 पे ले जाऊँ, 2 पे ले जाऊँ, 4 पे ना जाऊँ। अगर मैं 4 कमरों में 3 कमरों में एसी चलाता हूँ तो मैं 1 कमरे में सारी फैमिली सोने को तरजीह दे। ये कुछ देर के इक़दाम हैं। जब दुनिया भर से ये रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म होगी, रिसेशन ख़त्म होगा, ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी इस काबिल होगी कि आपको रिलीफ दे। कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि वो स्क्वीज़ करे पब्लिक को, और ख़ासकर जमहूरी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को दबा कर स्क्वीज़ कर कर उसमें उसको निचोड़ कर कुछ निकालना नहीं चाहती है, उससे उनकी पॉपुलैरिटी कम होती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की। ये गवर्नमेंट अगर ये फैसले ले रही है तो अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी को है मेरे ख्याल से इनके लिए किसी भी तरह से इनके हक में भी ये चीज़ नहीं जाती। जिस तरह से आगे जनरल इलेक्शन होने हैं तो सबको प्लान ये करना है। खैर, ये जाने माने चेहरे तमाम नज़र आ रहे हैं आमिर भाई, जो नाम सामने आए हैं। हम क्या इनसे उम्मीदें रखें? पहले वाली कारकर्दगी भी हमने देख ली हुई है, जितने भी वो ज़रा नज़र हम कौन से हैं वफा की उम्मीदें जो नहीं जानते वफा क्या है। और ये गालिब ने शायद हमारी पंजाब असम्बली के वज़रा के लिए ही बात कही थी। वही चेहरे हैं, वही वजारतें इनको मिलेंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद फिर आ जाएगी, हेल्थ में वही कारकर्दगी आएगी। क्या चेंज क्या आएगी? मतलब एक बुज़दार साहब जो हैं वो पहले वज़ीर आला थे, अब इस दफ़ा सीनियर वज़ीर होंगे और उसकी जगह परवेज़ इलाही साहब आ जाएंगे। तब्दीली क्या आएगी? क्या इनके आने से पंजाब में पैसा आना शुरू हो जाएगा? That is my point. इसी खबर के नीचे एक खबर है कि वजारत ऐवान वज़ीर आला के लिए जो ख्वाबों का प्रोग्राम है, जिसमें आपको पता है काले तीतर पक रहे हैं। दालों वाली बातें जब हो रही थी ना, तो मैं इस खबर की तरफ, ये काले तीतर पक रहे थे और उसमें सालम रान और मंदी और सालम बकरा और उसकी आप चीज़ों की अगर वो फहरिस्त गिरना शुरू करें, 4 करोड़ 49 लाख रुपए की ग्रोसरी। ये पूरी कीमत नहीं है, वो गोश्त की कीमत इसमें शामिल नहीं है। ना इसमें बकरे का गोश्त शामिल है, ना तीतर है, ना बटेर है, ना मटन है। 1 करोड़ 23 लाख। अगर ये सारे पैसे के लिए 1 करोड़ 30 लाख। यही काम अगर करना है तो ये तो वो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो रियासत मदीना का कंसेप्ट लेके आए हैं। ये क्यों नहीं करते हैं कि हम ऐवान वज़ीर आला में आम अफराद जो इस वक्त खाना खा रहे हैं वही पकेगा, वही सब लोग खाएंगे, वही सब लोग जो मुलाजम खाएंगे, वही वहाँ के जो मालिक हैं उस वक्त के जो वज़ीर आला हैं उनका स्टाफ भी खाएगा। किसी के लिए कोई अलग खाना नहीं बनेगा, जो गेस्ट आएगा उसको भी खाना खिलाया जाएगा। ये सादगी की ऐसी मिसालें हैं जो मैं चाहता हूँ हमारे हुक्मरान दें, परवेज़ इलाही सब दे दें। हमजा शहबाज आए थे, वो दे देते कि भाई हमने अपने अखराजात कम करने हैं, हमने पेट्रोल की मद में पैसे काटने हैं, हमने जिनको तनख्वाहें दे रहे हैं लाखों में, उनको लाखों का पेट्रोल भी दे रहे हैं साहब, उसको रोकना है। इस तरह की लीकेजेस रोकें, आवाम को नज़र आए कि अगर मैं दाल घर में पकाता हूँ और जहाँ पे मैं आधा किलो दाल पकाता था अब 1.5 पाव दाल पकाता हूँ, आधा पाव दाल खत्म कर दी। स्पीकिंग एक बात बताऊँ, चले हम आपकी बात मान लेंगे, हम जो है अपनी चीज़ों की लिमिटेशन की तरफ आ जाएंगे। खैर, मैं तो ऑलरेडी इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ, लोग भी रखते हैं। हम जिस स्टेज पे आ चुके हैं यहाँ पर कोई बचत नहीं होने वाली। ये नारे लगाने के बावजूद भी अगर वो वाला आप एक बात का यकीन करेंगे, ये परवेज़ इलाही साहब कुछ नहीं खाएंगे इनमें से चीज़ें। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, वो नहीं खाएंगे, वो बहुत परहेजी खाना खाते हैं। वो नहीं खाएंगे, मान लिया। ये आप देखें, ये उनके जो स्टाफ वो इस चीज को यकीनी बनाएंगे कि किसी को खाने भी नहीं देंगे। हाँ, नहीं, वो इसको यकीनी बनाए ना, वो चाहे हमजा हो चाहे परवेज़ इलाही साहब हो। अभी तो 10 दिन का भी पता नहीं है, 10-15 दिन में आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी। ये वो अनस्टेबिलिटी है, ये वो अनस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से ना अफसरान काम कर रहे हैं और जो ज़हीरा अंदोज़ हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं ना। ये असल बात ये है कि अवाम ऐसे लोगों की निशानदही भी करें। अगर आपको पता है कि आपके हमसाये के घर में आपके कुछ नहीं होगा, गली मोहल्ले में करने से कुछ नहीं होगा। आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सारे फिर रहे हैं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। देखिए, आपने अपना फ़र्ज अदा कर दिया, आपने निशानदही कर दिया, आप अल्लाह के घर में सच्चे हो गए कि मुझे पता है इस घर में चोरी हो रही है। आप आज हर बात पे मुझे मुतमईन नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों? क्या आप तो हर बात पे आज मुतमईन है। आज आप हर चीज़ अवाम पे डाली जा रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और मुतमईन रहना चाहिए। कुछ नहीं होता, हमें जिन नबी की तालीमात पर हमने अमल करना है, उन्होंने जो सबक दिया है वो यही है।
कि आप सब्र शुक्र के साथ जितना आपके पास है उतनी चादर, जितनी तो चादर आगाज ही यहाँ से उतना किया था कि पाँव नेमतों का फैलाएं, शुक्र करें, नेमतों का जितनी शुक्र चादर करें। है उतना पाँव फैलाएं, अपने गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं उसको कम करें। आप अगर बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो खुदारा उसको कम करें। अगर आप अपने सैर सपाटे के लिए गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं तो ना निकलें, सिर्फ ज़रूरी काम के लिए निकलें। मुजरा नहीं अगर गाड़ियाँ आप- ले लें आमिर भाई, वज़रा को मिल जाएंगी, अभी तो वज़रा बने भी नहीं है, अभी तो उनकी स्पेकुलेशन चल रही है। वो पिछले वज़रा से गाड़ियाँ वापस आ वो हो गई गई, हैं ना वापस इनके हो लिए। गई, हो गई, हो गई, तो वो वापस उसी वक्त हो गई थी। ये मौजे कर लें, ये पेट्रोल जितना मर्जी। ये इतना अहम मसला नहीं है। ये मसला, मैं आपको फिर बात समझाना चाहता हूँ कि मसला ये है कि हमें खुद पर सादगी लागू करनी है। इनके अलल्ले तलल्ले इसी तरह से चलते रहेंगे, सालम बकरे और रान रोस्ट और काले तीतर और फार्मी तीतर पकते रहेंगे वहाँ पे। इस पर हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि इनको भी सादगी पे आना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एज एन इंडिविजुअल, एज एन ए कौम, हमें सादगी की तरफ जाना है। और भाई अगर हम सादगी की तरफ जाएंगे, जहाँ हम 4 बल्ब जलाते हैं 2 जलाएंगे, तो यकीन माने आपका बोझ कम होगा और आप ज़िंदगी में इत्मीनान महसूस करेंगे। आपको नज़र आएगा कि आप जब फजर के लिए उठते हैं तो आप अपना एयर कंडीशन बंद करते हैं तो उससे आपकी बिजली की कितनी बचत होती है, उससे कि जब आप सुबह 8 बजे उठते हैं और 8 बजे उठकर अपना एसी जो है उसको ऑफ़ करते हैं, जो 4 घंटे की वो बचत है उसको आप भूल जाते हैं। हालांकि कमरा इतना ठंडा हो चुका होता है कि अगर आप 4 घंटे सिर्फ पंखे पर गुजारा कर सकते हैं तो कर लें। मैं आवाम को सादगी की तरफ लाना चाहता हूँ, आप एहतिजाज की तरफ लाना चाहती हैं। शायद आप भी ठीक हैं, शायद मैं अपने नज़रिए के मुताबिक ठीक हूँ और इसीलिए मुतमईन रहता हूँ कि मुझे ख़ुद पर ये चीज़ें लागू करना होती है। हमने, आप यकीन करेंगे कि हमने शॉपिंग इस वक्त बंद रखी हुई है क्योंकि इंपोर्ट जो है वो बिल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और हम लोग जो हैं अब इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं इस्तेमाल नहीं करते। अब हम मुल्की चीज़ों की तरफ चले गए और उसमें भी हमने कैटेगराइज़ कर लिया कि एक चीज़ अगर मौजूद है घर में तो दूसरी चीज़ नहीं आएगी। मैं इस सोच को डेवलप करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गरीब आदमी घर में दाल ना पकाए, मैं ये नहीं कहता हूँ। आमिर भाई, अब हाँ, option अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपनी दाल पकाने के बाद किसी गरीब आदमी की मदद कर सकते हैं और उसके घर में भी 1 किलो घी या दाल दे सकते हैं तो आप ज़रूर दें। ये वो वक्त है जब आपको 70 गुना मिलेगा। बिल्कुल। मैं आपको, मिडिल क्लास में है तो आपको लोअर क्लास का ख्याल करना है, आप हायर क्लास में है तो आपको मिडिल क्लास का ख्याल करना है। एक दूसरे का हम ख्याल करेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि परवेज़ लाई ख्याल करेगा, अगर आप ये कहेंगे उनकी कैबिनेट ख्याल करेगी, मेरा नहीं ख्याल। कोई भी गवर्नमेंट हो वो इस तरह से अवाम के मुतल्लिक नहीं सोचती है जितना अवाम अपने मुतल्लिक सोचती है। मैंने ना पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, अमेरिका पे डॉक्यूमेंट्री की, मैचेस कवर किए पूरी दुनिया में। मैंने देखा है कि वहाँ के लोग बचत के बहुत ज़्यादा आती हैं। वहाँ पे लोग शाम 5 बजे जब कड़ी धूप होती है दुकानें बंद कर देते हैं, वो डे लाइट से फ़ायदा उठाते हैं। हम घर से उठते हैं, आप की फैमिली भी बिज़नेस में है, मेरी भी है, घर से उठते हैं 8 बजे 10 बजे, उसके बाद 12 बजे के करीब जाके दुकानें खोलते हैं और रात 12 बजे तक हम वो आंडे, वो जो बड़े बड़े वो बल्ब जो हैं उनको जलाए रखते हैं, एसी चलाए रखते हैं। मुझे बताएं अल्लाह ताला हमारी मदद कैसे फरमाए? बिल्कुल आपने सही हम अपनी मदद खुद नहीं करना चाहते और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। आप कहते हो आप मुतमईन कैसे नजर आते हो, तो भाई ये वो चीजें मैं इन चीजों को सोच के मुतमईन जिनको हम रहता हूं। सुनहरी असूल कह सकते हैं। फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और आज की हमारी सबसे बड़ी लीड स्टोरी क्या है जी? जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब हैं। सिंपल बुखार, सरदर्द की गोली जो कि आपको हर जगह आम मिलती थी, हर दूसरा बंदा शिकायत ये कर रहा है कि मिल ही नहीं रही। अगर मिल भी रही है तो कुछ स्टोर्स पर वो ज़्यादा कीमत ले रहे हैं जी। अब डेंगू या फिर कोरोना जिसके केसेस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं और हर किसी को जो नॉर्मल सिम्टम्स जिनको हम कह रहे हैं, बुखार तो हर किसी को हो रहा है, तो उसमें आपको उस गोली का इस्तेमाल करना ही करना है जिसका ऑल्टरनेट तो आ गया है, लेकिन वो गोली क्यों नहीं मिल रही आमिर भाई? क्या वजह है? होल्डर्स, मैंने आपको क्या, हमने आपसे क्या कहा था, ये वो कौम है, ये वो लोग हैं जिनको अगर किसी, मैं समझता हूँ बदकार तरीन कौम से अगर तशबीह दी जाए तो गलत नहीं होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो होल्डर्स हैं, मैं आम लोगों को कौम नहीं कह रहा हूँ। ये वो कौम से मुराद वो लोग हैं कि जो मरते हुए मरीज़ के मुंह से पानी भी छीन लें।
और ये अद्वियात छीन रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कसूरवार मैं हुकूमत वक्त को समझता हूँ। अब आप समझेंगे, थैंक गॉड पिछले 75 साल से हम इन अद्वियात के जेनेरिक नेम्स जो हैं उन पर इन अद्वियात को बेचने का कानून नहीं बना सके हैं। जिसका जो दिल करता है, एक ही सॉल्ट है उसके 4 नाम रखते हैं, अलग-अलग उसकी 4 कीमतें रखते हैं, और कभी उसको एक को शॉर्ट करते हैं, कभी दूसरे को करते हैं। मेरे जैसे जो अनपढ़ और कम तलीम याफ्ता लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि पेनाडोल का मुतबादल साल्ट कौन सा है और उसकी अद्वियात उससे सस्ती। इंडिया ने ये काम कर लिया, भारत ने। दुश्मन से सीखना चाहिए ना। दुश्मन ने ये काम कर लिया, उन्होंने कहा जी तमाम मेडिसिन के जो उनके साल्ट और जेनेरिक नेम हैं वो उसी के नाम से दवाइयाँ बिकेंगी, लेकिन उससे फिर ड्रैप वालों की दिहाड़ी नहीं लगेगी। सही कहा आपने। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है, ड्रैप जिसका नाम है, उसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी। वो कंपनीज़ को लाइसेंस कैसे देगा? हमारी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं वो पैसा कैसे कमाएंगी? पैसा? एक ही साल्ट की 15 अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक पेनाडोल चाहिए होती है। हमारे जहन में है ना, इसका नाम जो है उन्होंने रखा हुआ है पेनाडोल। हमें एस्प्रिन, हमें डिस्प्रिन, हमें उनके नाम याद हैं, इश्तहारात दिखा दिखा कर। ये पानी में हल हो जाती है और ये पानी में घुल जाता है, ये नहीं घुलती है, ये आपके जिस्म के अंदर जाके नई तवानाई पैदा करती है। हालांकि उसके अल्टरनेट मौजूद होते हैं, लेकिन हम उसे खरीदने पे तैयार नहीं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ना ह्यूमन साइकी बड़ी मैटर करती है, लोगों का दिमाग अड़ जाता है। अगर आपको डॉक्टर आपको पता है, डॉक्टर आपकी साइकी से खेल रहा होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं मुझे लंबे लंबे सांस आ रहे हैं, तो वो समझ आता है कि आपको शायद एसिडिटी है और आप इस वक्त आपका स्टमक डिस्टर्ब है, लेकिन वो आपको इस तरफ नहीं लेके जाएगा। वो कहेगा जी फौरी तौर पर आप जो है वो ये टेस्ट है, ये अच्छा मैं इस लेबॉर्ट्री को मानता हूँ, मैं इसको नहीं मानता हूँ। मेरे नज़र में आप करवा लें अगर कराने हैं तो, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं है। मुझे इस पर यकीन है, इस पर करें। और ये 7 मेडिसिन हैं जो कि मेडिकल रैप, क्योंकि उनको बाहर के टूर्स करवाते हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज उनको हर साल नई गाड़ी देती हैं। उनको बच्चों के लिए जो समर वेकेशंस हैं वो यूरोप में अरेंज करती हैं, अमेरिका में अरेंज करती हैं, तो लिहाजा वो उसी नाम के साथ उन्हीं कंपनीज नेम के जो उन्होंने दिए होते हैं वो अद्वियात लिखते हैं, और हम महंगे दामों वो अद्वियात खाने पर मजबूर होते हैं। मुझे ये बताएं कि ये अगर हुकूमत चाहे तो ये एक लम्हे में ये मसला हल हो सकता है। मैं देखता हूँ कि फिर कौन सी अद्वियात जो हैं वो शॉर्ट होती हैं। हुकूमत चाहे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। आमिर भाई, जहाँ से मैंने शो का आगाज किया, जो हमने पहली खबर की, जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है। कौन बेहतरी ला सकता है? हुकूमत ला सकती है। हमने मशवरा ये दिया कि लोगों को थोड़ा सा बेहतियात करनी है, लोगों को थोड़ा सा जो है वो, हम खाने पीने की बात कर लें, हम बीमारियों की बात कर लें, हम रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की बात कर लें, कहीं पर आपको हालात बेहतर नज़र आते हैं? हर तरफ बिगाड़ है। क्यों है? हालात बेहतर हो जाएंगे फिर आपका और मेरा जो ये क्लैश है ये रहेगा। मायूसी सिर्फ 1 मिनट रह गया, और जहां से मैंने बात शुरू की थी, आप इत्मीनान, मैं आपसे कहता हूं जहां गवर्नमेंट का फॉल्ट है, मैंने वहां पे शो का आगाज शुक्राना नेमत से किया था, लेकिन हर एक खबर में अवाम को भुगतना पड़ रहा है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हालात। अल्लाह का शुक्र है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपने कह दिया, बात खत्म ही ये कर दी कि हालात बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में ना हो, मेरे बच्चों की जिंदगी में हो जाए इंशाल्लाह। ये आपने अच्छे कवानीन बन जाएंगे, अच्छे कवानीन बनेंगे। प्रोसेस में है ये मुल्क, अभी ज़्यादा साल नहीं हुए हैं। कौमों की ज़िंदगी में ये बहुत दूर की बात होती है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। अभी हम बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आइन की समझ आना शुरू हो गई है। उर्दू को लागू करें ताकि हमारे अदालतों में केसेस ख़त्म हों। इस पर जुडिशरी को आना चाहिए कि वो अपने फ़ैसले भी उर्दू में लिखा करें और उर्दू में पटिशन दायर हों, वकला उर्दू में बात करें, ताकि जो आम आदमी है वो ना फंसे और उसको आइन की सही तौर पे समझ आए। ये फरदौस बुक डिपो से उर्दू तर्जुमा किया हो जो आइन मिलता है, इसको ज़रा हटा दें। आपने लेना, हाँ वो नहीं लेना, लेकिन खुदारा उर्दू लागू कर दें इस कौम के। मैं समझता हूँ कि 35% बहुत बड़े मसाइल में से एक है। थैंक यू सो मच आमिर भाई। नाज़रीन, हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, ये थी अपडेट आप तक पहुंचा दी। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी, क्योंकि कल हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था सियाहत के हवाले से। सो हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जिनसे हम कहते हैं कि ज़रूर आपको भी फ़ायदा उठाना चाहिए। फ्लैटिस होटल शहर लाहौर की तारीख़ में कितनी अहमियत का हामिल है, हम आपके साथ शेयर तो करते ही रहते हैं,
लेकिन हमेशा आपके साथ ये चीज़ें रिकॉल करने का मकसद ये होता है कि अगर इतनी ज़बरदस्त ऑप्शन आपके ही शहर में मौजूद है तो ज़रूर आपको जाना चाहिए। हर तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको बेस्ट इन्वायरमेंट, खाना पीना, जो चीज़ भी आप कहीं जाने के लिए प्लान कर रहे होते हैं, एक आपके माइंड में चीज़ होती है कि अगर मैं कहीं खाना खाने जा रहा हूँ या अगर मैं कहीं शादी के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ कि मुझे इवेंट के लिए ये जगह चाहिए, तो ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ एक छत तले मिल जाती है अगर आप इंतखाब कर रहे हैं फ्लैटिस होटल का। साथ ही साथ टूरिज्म में भी फ्लैटिस होटल की जो खिदमात हैं उनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारे साथ GM फ्लैटिस होटल इरशाद बी अंजुम साहब मौजूद है। वेलकम कहेंगे उन्हें अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। और ये जो सब मैंने चीज़ें बयान की हैं, इसके पीछे जो हाथ है वो इरशाद बी अंजुम साहब का है। चाहे हम टूरिज्म के हवाले से बात करें, चाहे हम होटल की खाने पीने की बात करें, सफाई सुथराई की बात करें, हर चीज़ में आपका जो हेड है ना वो बहुत मैटर करता है। इरशाद बी अंजुम साहब, मैनेज कैसे कर लेते हैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, GM काम करता है, काम करती है टीम, बस GM के पास बेस्ट टीम होनी चाहिए और उसके अंदर आर्ट होनी चाहिए कि काम कैसे लेना है। अगर द बेस्ट टीम और माशाल्लाह दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ लाइन ऑफ द होटल व्हाट रिटर्निंग गेस्ट, अच्छी सर्विस देंगे, अच्छी प्रोडक्ट देंगे, अच्छा कमरा देंगे, दे विल बी बैक। ऑब्वियसली तभी आपका जो कस्टमर है वो वापस आएगा, उसको वो चीज़ें बार बार अट्रैक्ट करेंगी। फ्लैटिस होटल के बारे में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ना सिर्फ हमारे शहरी बल्कि दूर दराज तारीख है, कौन कौन सी अहम शख्सियात यहाँ पर। मैं चाहूँगी एक दफ़ा ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि जो तारीखी अहमियत है फ्लैटिस होटल की वो तब ज़्यादा जो है वो हम उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम शख्सियात बताएं कि कौन कौन सी यहाँ पर स्टे कर चुकी हैं। फ्लैटी को खुले हुए तकरीबन 150 साल हो गए हैं और ये लाहौर का पहला 5 स्टार होटल था। इस होटल को ऑनर हासिल है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब भी लाहौर आते थे ये इसी होटल में आकर ठहरते थे। फिर उनके नाम का हमने कमरा भी मंसूब किया हुआ है, कायद आज़म स्वीट। इसके साथ पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कॉर्नेलियस, ही स्पेंट 13 ईयर इन दिस होटल, 13 साल। फिर प्रिंस करीम आगा खान, इसके अलावा दिलीप कुमार, जॉर्ज माउंट बैटन जिन्होंने पाकिस्तान के कुछ साइन किए थे, ही आल्सो स्टे विद हिज वाइफ इन दिस होटल। और यू नेम इट, जो लोग जहाँ दिलीप कुमार, जुल्फ़कार अली भट्टो, इलामा इकबाल साहब, पंडित लाल नेहरू। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगी जब मैंने फ्लैटिस होटल का विजिट किया, इन तमाम मेमोरीज को तस्वीर की शक्ल में वहाँ पर आवेज़ा किया वो इसलिए किया, लेट पीपल हैव ए लुक। लोग खड़े होते हैं, वो देखते हैं कि कौन कौन सी बड़ी शख्सियात इस होटल में ठहरती रही हैं। पीपल फील ऑनर कि लोग ख्याल में होता है ये वही पुराना टूटा फूटा होटल है PTDC का। अगर इतना पुराना है तो वैसा ही अब लोग जब एंटर होते हैं दे फील लाइक यार दिस इज द लुक लाइक ए न्यू होटल। खासकर मेरे फॉरेनर बड़े ठहरते हैं और कॉन्सुलेट के लोग बड़ा ठहरते हैं बिकॉज दे फील सो कंफर्टेबल, दे फील प्राइवेसी ओवर देयर। गाड़ी पार्क की कमरे में चले गए। ऐसे हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, कमरे हैं, वी गॉट द बेस्ट रेट। दिस इज अ 5 स्टार होटल, लेकिन वी आर नॉट दैट ईगर के जी हमने बड़ा हाई रेट लगाना है। बिल्कुल। अच्छा इरशाद बी अंजुम साहब, इतने बड़े बड़े नाम जब जुड़े हैं, जैसे कि हमने कहा कि कायद आज़म, लामा इकबाल, बड़े बड़े नाम जो हैं वो यहाँ पर स्टे करके गए हैं, सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है उसको मेंटेन रखने के लिए। वो जो आपने एक लेवल बना दिया होता है, सो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाते हैं? फिर आपको टाइम टू टाइम अपने होटल में चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, कुछ नया करना पड़ता है, उसको सेटल रखने के लिए, उस नाम को बरकरार रखने के लिए एक तगदो लगी रहती है ना। हाँ, देखिए हर डिपार्टमेंट हेड है, हर अपने पे डिपार्टमेंट का। हमारा एग्जेक्टिव शेफ़ है, डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज है, डायरेक्टर सेल्स है, चीफ इंजीनियर है, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन है, डायरेक्टर बैंक्वेट है। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना इंचार्ज है, हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी लेता है। हमारी ये होता है जो भी कसम होटल में आए, वी क्रिएट सच इन फैमिली इन्वायरमेंट ताकि अपने आप को स्ट्रेंजर फील ना करे। दे शुड फील लाइक एट होम, अपने में घर में ठहरा हूँ। दैट्स द की ऑफ सक्सेस। जो भी हमारे होटल में ठहरते हैं आके, वी ट्रीट हिम लाइक ए किंग बिकॉज ही इज द वन हुज पेइंग आवर सैलरी। तो वी टेक केयर ऑफ देम। इस यही वजह कि पूरे पाकिस्तान में सब फ्लैटी है। एंड वी गॉट ऑलमोस्ट 16 होटल इन पाकिस्तान नाउ। इंशाल्लाह 2-3 इस साल खुल जाएंगे। हमारा वहाँ मरी में होटल हमारा खुल गया हुआ है, हमारा यूबे में होटल आ रहा है, मुल्तान में 2 होटल, रहीमयार खां में, भावलपुर में। वी आर एक्सपेंडिंग राइट नाउ, इतनी डिमांड आ गई है। सो वी 3 कैटेगरी ऑफ द होटल, फ्लैट एक्सप्रेस 3 स्टार,
फ्लैटी ग्रैंड 4 स्टार, फ्लैटी बुटीक 5 स्टार। ग्रेट। इस वक्त डिमांड है क्योंकि जहाँ तक टूरिज़्म का तल्लक है, पिछले साल 32 लाख टूरिस्ट हमारे मुल्क में आया है। हम नेक्स्ट 4-5 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट 30% इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह, अब देखें बाबा नानक और करतारपुर देखें, लास्ट ईयर हमने अब अबाउट 3000 वीज़ा इशू किया था। अब इतनी डिमांड आ गई है कि अब ज़्यादा वीज़ा इशू करने पड़ रहे हैं अपना 6 वगैरह के लिए। वो इसलिए कि जितना ज़्यादा टूरिस्ट हमारे पाकिस्तान में आएगा, ज़र मुबादला हमारे मुल्क में आएगा, बिल्कुल उतनी उतना खुशहाली ही आएगी। आपको जो है बिजनेस के मौके बेहतर होने का मौका भी मिलेगा। सो कुछ रूम्स के हवाले से मैं जानना चाहूँगी। हम जब प्लान करते हैं ना तो हम कहते हैं रूम्स कुशादा भी होने चाहिए, साफ़ सुथरे भी होने चाहिए, विंडो भी होनी चाहिए, बेड होना चाहिए, सिटिंग के लिए बड़ा अच्छा एरिया होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, एयर कंडीशन, बड़ी हमारे लेट्स सपोज में मैंने ही अगर कहीं जाना है और रूम रेंट करना है तो मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ। ये तमाम फैसिलिटीज़ रूम्स में मौजूद हैं? हर फैसिलिटीज़ मौजूद है जो कि 5 स्टार होटल में होनी चाहिए। गो ये 150 साल पुराना होटल है, लेकिन इसके बावजूद हमने हर किस्म की फैसिलिटी दी हुई है। रूम सर्विस भी है, 24 आवर रूम सर्विस है। रेस्टोरेंट भी हमारे खुले होते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक रेस्टोरेंट हमारे खुले होते हैं। वी गॉट द लार्जेस्ट बैंक्वेट हॉल इन लाहौर एंड वी आर वेरी बिजी इन द बैंक्वेट्स एंड माशाल्लाह जितने टॉप के फैशन शो होते हैं, कंसर्ट होते हैं, शादीज़ होती हैं, हमारे होटल में होती हैं। क्योंकि बैंक्वेट हॉल के लिए इजी एक्सेस बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल हमारा प्लस पॉइंट ये गाड़ी पार्क करो सारी बैंक्वेट हॉल में चले जाओ। बिल्कुल ऐसे हमारे कमरों को क्या प्लस पॉइंट है, गाड़ी पार्क करो साथ ही कमरे में चले जाओ। तो काफ़ी इसके प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से फ्लैटी कप पूरे लाहौर के अंदर नाम है। इरशाद बिन साहब, मैक्सिमम मिनिमम रेट्स में आपसे रूम के हवाले से जानना चाहूँगी, फिर मैं फूड की तरफ तो आऊँगी, लेकिन वो लोग जो कि रेंट आउट करना चाहते हैं रूम्स, किस किस कैटेगरी के रूम अवेलेबल? हमारे पास स्टैंडर्ड रूम है, फिर जूनियर स्वीट है, फिर डिलक्स स्वीट है, फिर रॉयल स्वीट है, फिर हमारे वी गॉट द बेस्ट रूम्स एवर गार्डन स्वीट। एवर गार्डन मूवी स्टार थी, शी स्पेंड ऑलमोस्ट 2 वीक इन दिस होटल, तो उसी के नाम का हमने कमरा मनसूख कर दिया हुआ है। लोग की बड़ी ख्वाहिश होती 2 कमरों में ठहरने की, एक कायद आज़म मोहम्मद जना कमरे में और दूसरा एवर गार्डन स्वीट में लोग ठहरने की बड़ी ख्वाहिश होती है। रेट्स आर वेरी रिजनेबल। जो हम ऑर्डनरी कमरा उसका चार्ज करते हैं 10,500, ठीक है। जो हमारी जूनियर स्वीट है अबाउट 12,000, जो हमारा डिलक्स स्वीट है उसका 16,000, जो रॉयल स्वीट है 25 और जो एवर गार्डन स्वीट है विच चार्ज 35,000। ठीक। तो मैं ये बताऊं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पीपल हैव द मनी टू स्पेंड। ये जो इतनी महंगाई हुई है, ज़्यादा जो क्रश हुआ है ना, वो तबका जो 40-50 हज़ार पर वो ज़्यादा क्रश हुआ है। पीपल हैव द मनी। अब देखें, आप रोड पे जाएं, एक से एक गाड़ी नज़र आएगी आपको। आप होटल जाएं, होटल सोल्ड आउट जा रहे हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, मालूम रोड पे टोटली सोल्ड आउट है। पीपल आर एंजॉयिंग, दे हैव द मनी। बिल्कुल ऐसे आगे शादी ब्याह की तकरीबात आ रही हैं, लोग बुकिंग कराते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले कंसर्न होता है लोगों का जगह जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस हो, क्योंकि आपको सेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा वो ऑप्शंस चाहिए होती हैं। सेकेंडली फूड क्वालिटी पे, किसी भी तकरीब में ऑब्वियसली आपके मेहमान बाहर से आने होते हैं ना, सो फूड क्वालिटी पर आप किस तरह से? सबसे पहले जो शादीज होती हैं उनका पहला ये होता है कि पार्किंग का पास है या नहीं है, वी गॉट प्लेंटी ऑफ पार्किंग। बिल्कुल। उसके बाद देख कंसेप्ट होता है क्वालिटी ऑफ फूड। तो माशाल्लाह हमारा जो शेफ़ है इज़ फॉरेन क्वालिफाइड है, ही नो व्हाट द फूड इज़। फिर हमारी एक बच्ची है रिजा जो क्वालिटी कंट्रोलर है, शी कीप आइज़ ऑन एवरीथिंग कि किचन साफ़ है या नहीं है, कोई मक्खी तुम्हें आगे पीछे फिर रही, कोई कॉकरोचेस तो नहीं है, क्वालिटी सही जा रही है, कुछ चीज़ एक्सपायरी डेट की नहीं पड़ी हुई। तो मैं सूट मारूंगा पंजाब फूड अथॉरिटी को भी, वो भी छापे छुपे मारते रहते हैं, देखते रहते हैं ताकि हमारे जो क्लाइंट आते हैं। परेशान होना चाहिए, आप तो उनकी फेवर कर रहे हैं। मैं उनकी फेवर इसलिए करना चाह रहा हूँ, अच्छी बात है। दे कीप आवर आइज ओपन, दे कीप आवर आइज ओपन, दे कीप आइज ओपन ऑफ द शेफ, दे कीप आइज ओपन ऑफ द ऑल ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट्स, ताकि हम अच्छी क्वालिटी, क्योंकि चार्जेस इतने हाई है रेस्टोरेंट्स वगैरह के, दे आर पेइंग फॉर दैट, व्हिच यू हैव टू गिव देम द गुड क्वालिटी ऑफ फूड एंड गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस आल्सो। सही। सो मुझे ये बताइएगा कि जिन लोगों ने बुकिंग करानी है शादियों के लिए, मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम पहले करानी है? तकरीबन लोग 4-5 माह पहले बुकिंग कराते हैं। अब देखें 2023 दिसंबर वी आर सोल्ड आउट। अच्छा। सबसे ज़्यादा शादी होती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगर आप कहेंगे अगले साल 2023 वी डोंट हैव स्पेस अवेलेबल, टोटली सोल्ड आउट। मुझे लोग 5-6-7 महीने पहले बुकिंग कराते हैं, ठीक, ताकि उनको अपनी मर्जी की जगह मिल जाए। बिल्कुल। अदरवाइज उनके अपनी मर्जी की डेट मिल जाए। जितना शादी करीब शादी के आएंगे ना,
जो डेट वो चाह रहे होंगे उनको डेट नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे। सिर्फ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाल की वजह से उनको फिर अपनी डेट वगैरह चेंज करनी पड़ती हैं। अब ये लोग हो गया कि लोग डेट मुकर्रर करने से पहले होटल में आते हैं, चेक करते हैं स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, फिर जाके वो दिन दिहाड़ा करना होता है, जो भी करते हैं वो करते हैं जाके। सही। कुछ मैं आपसे रूटीन की बात कर लेती हूँ, आपका लंच, डिनर, हाई टी वगैरह आजकल क्या डील्स चल रही हैं? हमारे माशाल्लाह हाई टी का रेट हमारा 1199 है, बड़ा लेविश, कुछ 30-35 डिशेज होती हैं। और ऐसे हमारा डिनर है उसका भी रेट वेरी रिजनेबल है, 1549 है। अच्छा। ऐसे ही हमारा ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट बड़ा रश होता है, लोग बाहर से काफ़ी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं। वी चार्ज ओनली 999 चार्ज करते हैं, और 30-35 डिशेज होती हैं। एक्चुअली मेरी ख्वाहिश हमेशा ये होती है कि हर आदमी 5 स्टार होटल की फैसिलिटी को अवेल करे, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। गरीब आदमी का 5 स्टार होटल में आना उनके लिए एजुकेशन होती है कि ये सूप क्या होता है, ये सलाद क्या होता है, ये चाइनीज़ फूड क्या होता है, कंट्री फूड क्या होता है। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि हर आदमी 5 स्टार होटल की फैसिलिटी को अवेल करे। हमारे रेट्स आर द लोएस्ट रेट इन द मार्केट, बट वी गिव बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड। सही। अच्छा जी, अब फूड क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता और आपको लेस अमाउंट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाती हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। मुझे बताइएगा, टूरिज़्म की हम बार बार बात कर रहे हैं, सो फ्लैटीज़ के नेक्स्ट प्लान क्या हैं? कहाँ पर आप अपने इस प्रोजेक्ट को लेके जा रहे हैं? मरी में आपने कहा कि आगाज़ हो चुका है। हमारा होटल नारायण में आ रहा है, 150 कमरा होटल आ रहा है। मुल्तान में हमारे एक होटल है, एक और होटल हमारा आ रहा है। हमारे फैसलाबाद में आ रहा है फ्लैटी बुटीक, लाइक 5 स्टार होटल आ रहा है। इसके अलावा हमारा एक अपना नथेगली में हमारा होटल आ रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद में हमारा होटल आ रहा है, एक रावलपिंडी में होटल आ रहा है। इंशाल्लाह ताला तो मेरी जो ड्रीम थी वो थी कि 1 साल के अंदर हमारे कम से कम 10 होने चाहिए। बाय द ग्रेस ऑल ऑलमाइटी अल्लाह हमारे 16 होटल हो गए हैं। ग्रेट। और इट्स नॉट मी, इट्स माई टीम। बिल्कुल, आपने इसे कहा, स्टाफ आपने भी आगाज़ में कहा बहुत मैटर करता है। स्टाफ की एजुकेशन, स्टाफ का बिहेवियर, स्टाफ की क्लीनलीनेस जी 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 किस तरह से यकीनी बनाते हैं? लेकिन स्टाफ एटीट्यूड बड़ा काउंट करता है। दे हैव टू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द कस्टमर। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, लोग आएंगे। दे शुड वेयर स्माइल ऑल द टाइम। कसम थका टूटा आता है, हमारा काम है अपनी स्माइल के साथ उसकी थकावट को दूर करना। दैट्स द की ऑफ सक्सेस है हमारी। हमारे फीमेल भी स्टाफ है, मेल भी स्टाफ है, और हमारी जो फीमेल स्टाफ है वो भी मर्दों के साथ शाना बशाना काम करती हैं। फूड जिन्होंने सर्व करना है ना, बड़ा कंसर्न लोगों का रहता है कि कम से कम हाइजीन का ख्याल उन लोगों का हो जो फूड सर्व कर रहे हैं। सो इस चीज़ को यकीनी बनाया जाता है? बिल्कुल यकीनी बनाया जाता है। हमारा जो स्टाफ है वेल एजुकेटेड है, वेल नीट एंड क्लीन है। जैसे ही हमारे कुछ लंच स्टार्ट होता है, पूरी ब्रीफिंग होती है, चेक किया जाता है इसकी शूट पॉलिश है या नहीं, नेल कटे हुए हैं या नहीं, बादशाह सही है या नहीं है, ताकि पता लगे एक 5 स्टार होटल में एक फुल पैकेज आपको फ्लैटीज होटल में हर तरह से मिल रहा है। नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट देते हैं, इसी का पैसे चार्ज करते हैं। बिल्कुल। कुछ संडे स्पेशल डील्स भी होती हैं, ब्रेकफास्ट? यस, संडे ब्रंच होता है। संडे ब्रंच वेरी बिजी, बट प्राइस वेरी रीजनेबल है। लेकिन हम जब डिशों को तल्लक है तो 30-35 डिशेज होती हैं। हमारा ये होता है कि लोग आए और हमारे फूड को एंजॉय करें, और हम हर कस्टमर से कमेंट्स कर लेते हैं। वी वुड लाइक नो वेयर वी आर स्टैंडिंग, बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह all the cards shows excellent, then I feel proud, I जो feel फीडबैक good. लोग दे के जाते हैं, और एक्चुअली वाकई तरह से जब आपको देखते हैं कि कस्टमर को फैसिलिटेट किया जा रहा है, चाहे वो आपका सिटिंग एरिया है, चाहे वो आपकी फूड क्वालिटी है, हर चीज़ बेस्ट होती है, तो ऑब्वियसली आपका कस्टमर जो है अच्छा फीडबैक देगा ही। मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज मेरा हमेशा एक ही होता है कि होटल इंडस्ट्री इज़ बहुत नीट एंड क्लीन जॉब है, तो जितने यंग जनरेशन है दे शुड जॉइन द होटल। ठीक है। दूसरा मेरा लास्ट मैसेज ये है कि देयर इज अ वर्ड से द स्ट्रगल नॉट अवेलत, कोशिश कभी रगा नहीं जाती, और अगर कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स, उनकी दुआ बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक और आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हमने तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है, और आप तक जो है हमने बताना है कि किस तरह से हम आपके साथ ऑप्शंस शेयर करते रहते हैं डिफरेंट जो हमारे पास होती हैं। कि जी क्योंकि हर कोई महंगाई से परेशान नज़र आता है, हर कोई इस चीज़ से परेशान नज़र आता है कि ऑप्शन उनके पास कोई नहीं है, काम कैसे करें, कारोबार कैसे करें, बहुत ज़्यादा पैसे हों तभी ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो आपको ये चीज़ें सिखा रहे होते हैं। आज के मेहमान भी हमारे इसी हवाले से ही हैं। काशिफ मजीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि यूट्यूबर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में ये लोगों को बता रहे हैं कि ऑनलाइन आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग होती क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप घर बैठ कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप पैसे कमा सकते हैं। सो अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ आपके वक्त के लिए। ये ऑनलाइन अर्निंग जो है लोग समझते हैं बड़ा मुश्किल है, आपको बड़ा टाइम देना पड़ता है, 24 घंटे लैपटॉप मोबाइल फ़ोन के आगे बैठना पड़ता है। सो 4 साल हो गए आपको लोगों को सिखाते हुए, खुद आपने स्टार्ट कैसे लिया? मेरा बेसिकली मैं जो है वो कॉलेज का स्टूडेंट था जब मैंने इसको स्टार्ट किया। लोगों के ज़हनों में ये कंसेप्ट है कि शायद आप टाइपिंग करेंगे या आप शॉर्ट सा कोई काम करेंगे तो आपको अर्निंग होगी। ये हमारे यहाँ मेन जो है ना मिसकंसेप्शन है। बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग जो है वो आपको, जैसे आपने कहा कि टाइम देना पड़ता है, बिल्कुल यहाँ पर टाइम देना पड़ता है। मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मैंने एक यूट्यूब चैनल से स्टार्ट लिया था और आजकल भी काफ़ी लोग इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मेरा एक यूट्यूब चैनल था जो कि बिज़नेस आइडियाज़ पे या कह लें कि हैंड्स फार्मिंग पे था। उसको मैंने ये आप अपने शौक पे डिपेंड करता है, आप किस भी इंटरेस्ट में, जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उस पर स्टार्ट कर सकते हैं। सही। मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया था। वो मेरा चैनल जो है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से था और आपको पता है जैसे लोगों के ज़हनों में आजकल है कि कैसे सब्सक्राइबर्स आएंगे, कैसे व्यूज़ आएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप लोग जो है वो एक कंटेंट अच्छा रख के उस पर काम करते हैं कंसिस्टेंसी से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस टाइम तकरीबन 40,000 सब्सक्राइबर्स थे। उसके बाद मेरा चैनल वो हैक हो गया था। मैंने अगेन ज़ीरो से स्टार्ट किया था और अब जो सेकंड चैनल है ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो ग्रोथ कर रहा है। सही। अब मुझे ये बताइएगा, आप लोगों को सिखाते हैं कि अर्निंग किस तरह से की जा सकती है। सो अब आपने ये समझना है कि यहाँ पर बैठ के आप लोगों को बता रहे हैं कि अर्निंग कैसे ऑनलाइन की जा सकती है। टिप्स क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं आपको बेसिकली यहाँ पर 3 से 4 तरीके बताऊंगा जहाँ से आप लोग अच्छी तरह से ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो रियल वेज हैं और कुछ चीज़ें जो कि लोगों के ज़हनों में है लेकिन वो फेक वेज हैं, ठीक है, जिन वजह से लोग जो है वो डिसहार्ट होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, और फिर छोड़ के बैठ जाते हैं। मेन जो चीज़ है वो ये है कि एक आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वे है यूट्यूब। आप आएँ, कैमरे के सामने आके बात करें और जो भी आपका टैलेंट है वो शो करके आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब आपको एक अच्छा रेवेन्यू पे करता है। आपने काफ़ी यूट्यूबर्स के देखे होंगे इंटरव्यूज़ या वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर वो कोई घर शो कर रहा है, कोई कार शो कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी घर भी लिया है, गाड़ी भी ली है। इसके अलावा काफ़ी जो अचीवमेंट्स हैं वो मेरी इसी यूट्यूब की वजह से हैं। तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा तरीका है, जो कि पहला तरीका है जहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जस्ट आपको वीडियोस बनानी है, उसके बाद आप इससे जो है ना अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 2 जो तरीका है जो मैं रिकमेंड करता हूँ गर्ल्स को, वो ये है कि आप विदाउट फेस, अगर कुछ होती हैं जहाँ पे आपको पता है कि बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे फेस शो कर, पाकिस्तान में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम है, तो आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। उसके अंदर ये होता है कि आप स्किल्स सीखें, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गई, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, आप 3D एनिमेशन सीख सकते हैं, आप कोई भी काम सीख सकते हैं जिसको आप क्लाइंट को करके देंगे थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की, लाइक फाइवर है, फेसबुक है, जिसको हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इसका पॉजिटिव यूज़ करें तो हम लोग इसे काफ़ी अर्न कर सकते हैं। आप यहाँ से क्लाइंट्स लें और अगर आपको वीडियो एडिटिंग कोई भी किसी भी क्लाइंट को करके देनी है तो आप उससे चार्जेस लें, आप उसका काम करके दें। ये फ्रीलांसिंग है। इसमें आपको कोई फेस शो नहीं करना, आपको वीडियोस नहीं बनानी, आप घर में बैठकर जस्ट आपको पहले स्किल सीखना है। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग सीखते नहीं है। लोग चाहते हैं कि उनको टाइपिंग का या कुछ भी ऐसा वर्क मिले जिसपे वो जस्ट थोड़ा सा काम करें, कॉपी पेस्ट हो या कोई क्लिक करें तो अर्निंग हो। ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड के अंदर। तो ये सेकंड वे है फ्रीलांसिंग। एक है ब्लॉगिंग, लाइक आर्टिकल राइटिंग जिसे हम कहते हैं। आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, आप अगर कुछ भी सर्च करते हैं व्हाट इज कैमरा, तो आपके सामने काफी वेबसाइट्स आएंगी, उस पर आर्टिकल्स लिखे होंगे। अब वो आर्टिकल्स वैसे ही नहीं लिखते हम लोग, वो आर्टिकल्स लिखते हैं, उससे अर्निंग होती है। आपने उस पर एड्स देखे होंगे, एड्स प्लेसमेंट से बेसिकली अर्निंग होती है। ठीक हो गया। तो ये है कि आप आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट वेज है, लेकिन आप कोशिश ये करें ऐसी चीज को स्टार्ट करें जहां पर इन्वेस्टमेंट ना हो। ऑनलाइन अर्निंग के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। सही। लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन ये है कि इसमें पहले पैसे रख के ही आपको काम करना पड़ेगा ना। अब लोगों के अंदर बात ये ना कि अगर आपने कुछ अपने तौर पर बिजनेस स्टार्ट करना है या आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास पैसे कैपिटल होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट। ऑनलाइन अर्निंग में ये नहीं है। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग, तो आपके पास नहीं भी कुछ है तो आप इस चीज़ का स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे बेहतर ये अभी जैसे आपको पता है महंगाई है, गवर्नमेंट हमारे जो है वो मतलब अप एंड डाउन चल रहा है हमारे मुल्क में, कुछ ऐसा स्टेबल नहीं है। हाँ, स्टेबल नहीं है। तो अभी पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस जो हैं
वो इतने खास ग्रो नहीं कर रहे। लेकिन जो ऑनलाइन फील्ड है इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, काफ़ी पोटेंशियल है इसके अंदर। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, कहीं अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा, कहीं व्यूअरशिप इतनी नहीं आ रही, व्यूज इतने नहीं आ रहे, लाइक्स इतने नहीं आ रहे, वहाँ पे काम खत्म किया, स्टॉप कर देते हैं। तो कितना टाइम आपको वेट करना चाहिए? बेस्ट टाइमिंग क्या होती है आपको अपना कंटेंट शेयर करने की? कुछ वो ये जो चीदा बातें हैं ना, ये भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर। चले, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि होता यही है कि हमारे यहाँ 1 से 2 महीने लोग काम करते हैं, उसके बाद छोड़ जाते हैं। यहाँ पर आपको यूट्यूब पर अगर आना है तो आप कम से कम भी 6 से 8 महीने जो है वो यूट्यूब को कंसिस्टेंसी से देंगे। ठीक है। कंसिस्टेंसी से मुराद ये नहीं है कि आपने डेली ही वीडियो अपलोड करनी है। आप एक टाइम अपना सेलेक्ट करें, लाइक आप अगर 2 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आप 2 दिन बाद ही सिलेक्ट करें, ताकि यूट्यूब को ये पता लगे कि आप जो है वो एक प्रॉपर काम कर रहे हैं, इस पे आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं। तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपको ग्रो करता है। लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज है आपका कंटेंट। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लाइक आपने किसी की वीडियो देखी है, आपने उसी तरह का कंटेंट बना दिया, हाँ, तो फिर नहीं पॉसिबल नहीं है। अगर आप जो है वो उसके वीडियो शूटिंग में ज़्यादा टाइम अच्छा नहीं लगा रहे, या बोलने में आपका अंदाज अच्छा नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो जाहिर है वो व्यूज़ नहीं आएंगे आपके। एक आता है थंबनेल, यानी आपने देखा होगा पिक्चर एक लगी होती है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो 70% आपके जो है ना व्यूज के ऊपर मतलब डिपेंड कर रहे हैं, थंबनेल डिपेंड करता है, थंबनेल डिपेंड करते हैं। सही, तो ये वो चीजें हैं जो एक्चुअली हम जिन्हें कहते हैं ना कैच करती हैं, किसी को रोक देती हैं कि भाई इसको खोल के देखना ही देखना है, इसमें क्या है। सो ये चीज़ें हैं, मैटर करते हैं। अगर आपने इन सब चीज़ों की तैयारी नहीं की होगी तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप कुछ कर सकेंगे। एज भी इसके लिए मैटर करती है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल ना बनाएं, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, एक स्पेसिफिक टाइम आपको देना पड़ेगा, आपकी स्टडी डिस्टर्ब होगी, पेरेंट्स रोक देते हैं ना। ये पाकिस्तान के अंदर ये भी एक मैंने देखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको आप अगर कहें ना कि आप स्टार्ट करें, ऑनलाइन फील्ड में आए, तो उनके ज़हन में होता है कि हमारी स्टडी जो है वो मुतासिर होगी। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा कि यही स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट होते हैं या आगे उसके बाद इनको यही मुश्किलात आ रही होती हैं कि अब जॉब कैसे करें, या इसी फील्ड में आने में, ऑनलाइन अर्निंग में या फ्रीलांसिंग करनी है। तो मेरे ख्याल में आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर स्टार्ट करें, जो आप अपना जो टाइम है जो सोशल मीडिया में आप यूज करते हैं, या जितना आपका एक्स्ट्रा टाइम है उसको आप किल करके आप यहाँ पर उसको स्पेंड करें। अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे देते हैं प्रॉपरली स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तो आप मतलब 1 साल ज्यादा से ज्यादा लगा लें, उसके बाद आपका एक अच्छा रेवेन्यू स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद यह है कि आप जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रहते। आप अगर जॉब ना भी कर रहे हो तो आप अपना काम भी करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम निकालना है, इसके लिए आपको मेहनत करनी है, और इसके लिए आपको खुद से अपना कंटेंट बनाना है। चीज़ें अगर आप कॉपी करेंगे तो वो ज़्यादा देर नहीं चल सकती हैं, कहीं ना कहीं आपके काम को ब्रेक लग जाती है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैं यहाँ पर गर्ल्स को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो यही है कि आप लोग, बहुत से लोग हैं जो यही कहते हैं कि मतलब गर्ल्स हैं जितनी, उनके यही होता है, जब उनको यूट्यूब के बारे में सिखाता हूँ तो वो यही होता है कि भाई फेस कैम नहीं कर सकते हैं, अलाउ नहीं है। तो आप जो है वो पहली चीज़ ये है कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ मूव करें, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। और बाकी ओवरऑल स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज है वो यही है कि आप अपने वालिदैन पे जो है ना रहम करें, क्योंकि इतना महंगाई है, वो फीसेस आपकी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग कोशिश ये करते हैं कि बस टाइम किसी भी तरह किल करें, ठीक है, यूनिवर्सिटी में जाएं, फिर उसके बाद कहीं आप शाम को घूमने जा रहे हैं किधर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके वालिदैन कितनी मुश्किल से आपके लिए चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो आप खुद से थोड़ी सी एक्टिव हों, आपके पास लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं, आपको थोड़ा सा खुद को, अपने माइंड को जो है वो एक्टिव करके इस तरफ आने, ताकि आप खुद स्टूडेंट लाइफ में ही पैसे कमाना शुरू कर दें, जो कि बिल्कुल मुश्किल अब नहीं रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, आपको ज्वाइन करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में जी हम आपको सब्जियों की कीमतें बताने वाले हैं। बाहर की रेट लिस्ट क्या है, हसनैन हमारे साथ शेयर करेंगे। ओवर टू यू। मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो मामूली उतार चढ़ाव जो है वो देखने में आया है। 5 से 10 रुपए की जो कमी बेशी है वो सब्जियों की कीमतों में हुई है। और अगर रेट लिस्टों की बात की जाए तो रेट लिस्टों के मुताबिक जो सब्जियों की कीमतें हैं और बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में जो तज़ाद है वो देखने में आया है। यहाँ पर अगर सब्जियों की कीमतों का जिक्र करता चलें तो सबसे पहले बात करते हैं जी, जो प्याज है दर्जा अव्वल का सरकारी नर्ख है 57 रुपये, ओपन मार्केट में वो 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर दर्जा अव्वल जो है 63 रुपये उसका
सरकारी रेट है ओपन मार्केट में वो 60 से 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। लहसुन चाइना 285 रुपये रेट लिस्ट के मुताबिक है, ओपन मार्केट में वो 300 और 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक चाइना की बात की जाए तो 250 रुपये लिस्ट में उसकी जो कीमत है वो दर्ज है और ओपन मार्केट में 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। रेट लिस्ट के मुताबिक जो बंद गोभी है 120 रुपये फ़ी किलो है, ओपन मार्केट में 100 से लेकर 110-120 रुपये फ़ी किलो में वो फ़रोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च जो है सरकारी नर्ख है 190 रुपये, ओपन मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो तक वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर बात की जाए यहाँ पर जो सब्ज़ मिर्च है उसकी जो कीमत है 125 रुपये अव्वल और जो दोम है वो 200 रुपये है। ओपन मार्केट में जो मिर्च है वो 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। लीमू की सरकारी कीमत जो है 153 रुपये है, ओपन मार्केट में 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। घिया कद्दू का सरकारी नर्ख जो है जी 130 रुपये हैं, 140 और 150 रुपये फ़ी किलो में बाज़ार में वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मटर की सरकारी कीमत 220 रुपये है, ओपन मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो तक भी वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, 250 रुपये फ़ी किलो में भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह जो टिंडे देसी काले हैं 150 रुपये उसके सरकारी रेट है, ओपन मार्केट में 280 से लेकर 300 रुपये फ़ी किलो तक वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और अगर गाजर चाइना की बात की जाए तो गाजर चाइना का जो सरकारी नर्ख है वो 70 रुपये हैं और 100 रुपये फ़ी किलो तक वो बाजार में फ़रोख्त की जा रही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच हसनैन, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बता दी। सेगमेंट शामिल कर लेते हैं टुडेज हेल्थ टिप्स। हेल्दी आप कैसे रह सकते हैं, टिप्स तो आपके साथ शेयर करते रहते हैं हम। आज आपके साथ जो टोटका हम शेयर करने वाले हैं सेब का इस्तेमाल। सेब अल्लाह ताला ने बहुत सारे फ्रूट्स बनाए और हर किसी में एक स्पेशल चीज़ अल्लाह ताला ने रखी है। अगर आप रोज़ाना सेब खा रहे हैं, दिन का आगाज़ कर रहे हैं जी, खाली पेट अगर आप सेब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले जी आपके चेहरे पे निखार आ जाता है। और एक वो जो नेचुरल ब्यूटी अगर आप चाह रहे होते हैं, जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, खुद ब खुद भूख आपको ज़्यादा लगेगी और स्टमक का जिन लोगों का इशू रहता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। खून साफ़ करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। खून के जो सुर्ख ज़रात हैं उनके लिए जो है सेब बहुत ज़्यादा मौसर है। गुर्दों की सफाई में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। दिल और दिमाग की कमज़ोरी को दूर करने में सेब बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। वो लोग जो कि हड्डियों की कमज़ोरी का शिकार रहते हैं और बार बार फील करते हैं कि लेथार्जिक, थकन, रूटीन अगर बना लें, वो दिन का आगाज़ एक सेब खाकर कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। कैंसर के असरात को भी कम करता है और इसके साथ साथ सबसे बड़ा फ़ायदा जो है दांतों की मजबूती। और फ्रूट्स का इस्तेमाल तो किसी सूरत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आपने क्या करना है, हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है, पोर्शन कंट्रोल करके किसी भी चीज़ को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपका उस चीज़ का नुकसान नहीं होगा। ये थे फ़वाइद जो कि आपके साथ शेयर कर दिए, तो ज़रूर अपना फीड कीजिएगा, रूटीन में इस्तेमाल भी कीजिएगा। अब हमने सेगमेंट अपना शामिल करना है बचत बाजार। आपको बताना है आप बचत कैसे कर सकते हैं। ऑफ कहाँ लगी है, पहला ब्रांड है वन। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो जी आप अप टू 50% से फ़ायदा उठा सकते हैं। अलकरम अप टू 50% ऑफ। ईडन रोड पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 25% ऑफ। एक्सपोर्टर ब्रांड है नेक्स्ट और यहाँ पर अप टू 50% ऑफ। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। लेकिन जो एक ज़बरदस्त चीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और यहाँ पर आप शामिल होकर अपना टैलेंट शेयर करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कीजिए, अपना टैलेंट शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको अपने प्रोग्राम में हम इनवाइट करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप अपनी वीडियोस, अपने मैसेजेस हमारे साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहें। फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। कल आपकी और हमारी मुलाकात होगी सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।